जय हिंद। अहमदाबाद से बहुत ही दुखद न्यूज़ यानी कि बहुत ही सैड न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, जहां पर एयर इंडिया का AI-1718 फ्लाइट जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए फ़्लाइट भर रहा था, वो फ़्लाइट टेक ऑफ होने के कुछ ही लम्हों के बाद जो है वो क्रैश हो जाती है। और एयरपोर्ट के बाहर जो रिहायशी एरिया है वहाँ पे क्रैश हो जाती है, और फ्लाइट के अंदर मौजूद सभी बट फॉर वन एक पैसेंजर को छोड़कर 241 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग क्रू एंड जो यात्री उसमें थे, उन सब की मौत हो जाती है। साथ ही साथ क्योंकि ये जहाज़ रिहायशी एरिया में गिरा, एयरपोर्ट के एकदम बाहर, जहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज था और जहाँ पे वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनका लंच टाइम था, वहाँ पे क्रैश होता है। तो ये बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि काफ़ी संख्या में जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन जो फ्लाइट के अंदर नहीं थी और ग्राउंड के ऊपर थी, रिहायशी इलाके में थी, उनकी भी मौत हो जाती है। तो फिगर्स धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन मूड पॉइंट ये है कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा और शायद दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री का अपनी तरह का सबसे बड़ा हादसा जो है आज अहमदाबाद में हुआ है, और बहुत दुखद घटना है। और जितने भी मृतक हैं उनके परिवार वालों को हमारी तरफ से संवेदना और प्रेयर्स ऑफ विद देम, एंड भगवान उनको जो इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दे और सामना करने की हिम्मत दे। तो ये जो इंसिडेंट आज हुआ है, ये कैसे हुआ है और इसके पीछे क्या कारण है, ज़्यादा स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, ये काफ़ी दुख भरी अभी दुखद घटना है और दुख की घड़ी है। बट जिस तरह से ये फ्लाइट आज क्रैश हुई है वो थोड़ा एक काफ़ी टिपिकल तरीका है। जैसे कि हम वीडियोस में देख रहे हैं कि फ्लाइट टेक ऑफ होने के एकदम बाद वर्टिकल फॉल होता है और सीधा जहाज़ जो है वो रिहायशी इलाके में, जो बाहर का एयरपोर्ट के बाहर का इलाका है, वहाँ क्रैश हो जाता है और आग के गोले में तब्दील हो जाता है। जैसे मॉडर्न इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसने प्रोग्रेस की है पिछले 15-20 सालों में, इस तरह की जो घटना है इसीलिए बहुत कम हो गई हैं। और आज जिस तरह से एयरक्राफ्ट ये गिरा है, इसीलिए जो सवाल हैं वो इतने सारे उठ रहे हैं कि कैसे एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, और जिस तरह से वो गिरा है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। देखिए, 787 ड्रीम लाइनर जो जहाज़ ये आज था, बोइंग का कंपनी ने बनाया है। और इस जहाज़ को बोइंग कंपनी, जैसा आप जानते हैं कि ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर एयरक्राफ्ट, मतलब दुनिया में जो जितने भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं वो बोइंग के जहाज़ जो हैं वो खरीद के उनको चलाती है। और ये ड्रीम लाइनर प्रोजेक्ट जो है ये 2011 में बोइंग ने लॉन्च किया था, जिसकी पहली फ्लाइट 2011 में चली थी। और अभी तक जो जितने भी ड्रीम लाइनर्स एयरक्राफ्ट हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो हैं उन्होंने उसके ऑर्डर्स दिए हैं बोइंग को, और वो ऑपरेट कर रही हैं इन सर्विस। बहुत सारे एयरक्राफ्ट ऐसे हैं, और पहला इंसिडेंट है जहाँ पे ये ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ है। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, DGCA है, इंडिया के जो एजेंसीज हैं जो ऐसे फ्लाइट एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करती हैं, बोइंग है, बोइंग की क्रेडिबिलिटी स्टेक के ऊपर है, एयर इंडिया क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक के ऊपर है। तो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस ऐसी घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी, और आई एम श्योर धीरे धीरे असलियत जो है वो सामने आएगी। लेकिन आमतौर पर देखने पे ये समझ में आया है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो मेजरली दो ही कारण होते हैं, या तो टेक्निकल एरर रहता है या ह्यूमन एरर रहता है। तो इस जहाज में पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन एरर की। जो पायलट थे, कैप्टन सबरवाल, वो उनके पास काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस था। और जनरली जो भी पायलट्स इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट, इंटरनेशनल सर्किट के ऊपर जो जहाज उड़ाते हैं, आप ये समझ लीजिए कि वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पायलट्स जो हैं उस एयरलाइंस के रहते हैं। तो यहाँ पे भी जो पायलट थे उनके पास 8,200 घंटों से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस था फ्लाइट उड़ाने का। और जब आदमी को उस तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फ्लाइट उड़ाने की जो प्रोसेसेस हैं वो उसकी मसल मेमोरी में बन जाता है, कि उसको मतलब आप आंख बंद करके भी जहाज के अंदर बिठा देंगे तो उसके हाथ, दिमाग और हैंड आई जो है वो कार्रवाई वैसे करेगा जैसे मानो उसकी मसल मेमोरी है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उस पायलट के लिए जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, उसके लिए मसल मेमोरी की तरह है। साथ ही को पायलट जो उनके थे, उनके पास भी 1100 आवर्स से ज़्यादा जो है वो था। लेकिन इंसान से गलती हो सकती है, तो लाइक ए सेड की स्पेकुलेशन का वो नहीं है। लेकिन हाँ, ह्यूमन एरर के होने के चांसेस अगेन कम है, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट और को पायलट जो है इस जहाज को उड़ा रहे थे। रही बात टेक्निकल एरर की, तो टेक्निकल एरर जो है वो ऑफ कोर्स मशीन भी गलतियां करती हैं, टेक्निकल एरर भी हो सकता है। जहाज जो है, जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है आज की तारीख में। पिछले 15-20 साल में हर चीज़ में, आप मोबाइल्स को ही ले लीजिए, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। तो एयरक्राफ्ट तो एक अल्टीमेट मशीन जिसको माना जाता है, मैनकाइंड का जो इंसान ने इजाद की है मशीनें, उनमें से एयरक्राफ्ट जो है वो एक अल्टीमेट मशीन है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से फ्लाइट पकड़ के दूसरे कोने में जा सकते हैं। तो काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो इस चीज़ में रहते हैं। बात हो रही है कि दोनों इंजन शायद फेल हो गए हों। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों इंजन अगर फेल हो जाएं, फिर जैसे जिस तरह से जहाज़ वो गिरा है, उसके लिए वन ऑफ द मेजर, मतलब सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। लेकिन
इसके लिए जैसे मैंने कहा बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। एक आपको ये बता दूं कि जहाज के अंदर जितने पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं वो 2 इंजन के ऊपर उड़ते हैं, और अगर एक इंजन उनमें से खराब भी हो जाता है या फेल हो जाता है तो भी जहाज एक इंजन के ऊपर आराम से फ्लाइट अपनी पूरी कर सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब 2005 या 6 की बात है, मैं पुणे से दिल्ली की फ्लाइट में था। फ्लाइट टेक ऑफ होने के लगभग 10 मिनट के बाद पायलट ने अनाउंस किया कि एक इंजन में जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, स्नैग आ गया है, इंजन फेल हो गया है। और उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट जो है वो मुंबई के लिए डायरेक्ट किया जा रहा है, मतलब रीडायरेक्ट जो मुंबई एयरपोर्ट के लिए किया जा रहा है। और 15 मिनट बाद वो मुंबई में लैंड हुआ, लेकिन वो 15 मिनट जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया था कि कैसे पैसेंजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पैनिक आ जाता है, सारे के सारे भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं, और बहुत ही एक टेंस माहौल उस 15 मिनट की फ्लाइट जब रीडायरेक्ट हुई मुंबई के लिए वो रही थी। और लैंड होने के बाद लोगों ने तालियां बजाई, पायलट को बहुत बहुत मुबारकबाद दी, गले मिले। तो कमिंग बैक टू आज का इंसिडेंट, तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि दोनों इंजन अगर एक साथ फेल हो तभी इस तरह से वर्टिकल फॉल हो सकता है, और दोनों इंजन का एक साथ फेल होना, अगेन फेल सेफ मैकेनिज्म एयरक्राफ्ट के अंदर रहते हैं, दोनों इंजन का एक साथ फेल होना अगेन बहुत मुश्किल है। एक पैरेलल जो ऐसा आपने शायद इंग्लिश मूवी सली देखी होगी अमेरिका में, जहाँ पे ऐसा एक इंसिडेंस हुआ था 2014 या 15 में, जब एक एयरक्राफ्ट न्यूयॉर्क से उड़ता है और गीज जो वहाँ पे बतख की तरह का जो पक्षी होता है, गीज जो है वो उड़ते हैं और दोनों इंजन जो है वो एक साथ फेल हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी पायलट को इतना मौका मिला था कि वो जहाज को मनूवर करे, और मनूवर करके वो जो हडसन रिवर है उसके ऊपर लैंड कर देते हैं और पैसेंजर सारे बच जाते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये थोड़ा टिपिकल है और काफ़ी स्ट्रेंज तरह का क्रैश है, क्योंकि पायलट को शायद कोई मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट के अंदर टेक ऑफ करने के बाद जहाज वर्टिकली जो है गिर जाता। हालांकि पायलट ने मेडे कॉल जरूर दी थी। मेडे कॉल वो होती है जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में टेक्निकल कॉल है, जब पायलट डिस्ट्रेस में रहता है या जब उसको लगता है कि जहाज का गिरना इमिनेंट है, या मतलब अब बहुत ही कम चांस है कि जहाज गिरने से बचे, तो मेडे कॉल दी जाती है। और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर दुनिया किसी भी एटीसी के साथ आप संपर्क में और मेडे कॉल देते हैं तो एटीसी वाला समझ जाता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी जब तक एटीसी ने उस मेडे कॉल के बाद रिस्पॉन्ड किया और जानना चाहा कि और क्या प्रॉब्लम है, तब तक जहाज क्रैश हो चुका था। सो वेरी सैड न्यूज़, वेरी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, थोड़ा सा स्ट्रेंज है किस तरह से जहाज गिरा है। बात हो रही है कि अहमदाबाद में गर्मी थी, और जब ज़्यादा गर्मी रहती है तब भी एयरक्राफ्ट का जो है वो लोड कैरिंग कैपेबिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और ध्यान रहे जहाज अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट थी लंदन की, तो और रिफ्यूल होकर जा रही थी, तो फुल फ्यूल कैपेसिटी जो 100-125 टन, आप अंदाज़ा लगाइए 100-125 टन फ्यूल जो है वो इस एयरक्राफ्ट के अंदर था। इसीलिए वो उस तरह का आग का गोलाम वीडियो में देख रहे हैं जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है। तो इतना ज़्यादा फ्यूल था इसके अंदर। उसके अलावा पैसेंजर्स होंगे तो उनका सामान होगा, पैसेंजर्स का लोड होगा। तो जब ज़्यादा गर्मी रहती है तो ये प्रॉब्लम आती है कि जहाज़ की जो टेक ऑफ या पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी रहती है वो कम हो जाती है। लेकिन जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, इनका अपना एक कैलकुलेशन रहती है कि कितने टेम्परेचर के अंदर कितने फ्यूल वो कैरी कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर के अंदर कितना वेट वो कैरी कर सकते हैं। तो आई एम श्योर इसमें भी शायद पायलट्स ने देखा ही होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन और टेक्निकल एरर दोनों चीज़ों ने मिलकर जो है जिस कारण से आज हादसा हुआ है। और इससे पहले दुनिया में इस तरह का हादसा जब टेक ऑफ करते ही जहाज़ का गिरना और क्रैश होना पहले नहीं हुआ है। दूसरे हादसे जो हमने सुने हैं, जो यूक्रेन के ऊपर एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ था वो गलती से मिसाइल लगने से हुआ था। अपना इंडिया के अंदर 2 अलग अलग चरखी दादरी वाला जो इंस्टेंस है, जिसमें 2 अलग अलग इंटरनेशनल एयरलाइंस मिड एयर में कोलिजन हो जाता है किसी कारणवश। और भी जो इंस्टांसेस हैं वो ऐसे हैं कि बैड वेदर के कारण जो है वो पायलट का क्रैश, जैसे नेपाल में हुआ था, जो पहाड़ के अंदर प्लेन क्रैश कर जाता है। लेकिन इस तरह का क्रैश जो टेक ऑफ करते ही हो और इतना भारी नुकसान हो, ये दुनिया में पहली बार हुआ है। जैसे जैसे टाइम निकलेगा और जैसे जैसे एजेंसीज अपना काम करेंगी, हमें रीज़न पता चलेगा। और आई एम श्योर जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो इस चीज़ का कोशिश करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। और अगर कोई ह्यूमन एरर है या ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आई एम श्योर लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। लेना चाहिए कानून को अपना रास्ते पे चल के इन सबको सज़ा देनी चाहिए। साथ ही साथ लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आई सल्यूट दोज जो एकदम से इस विपदा के बाद, इस त्रासदी के बाद जो एकदम से रिएक्ट किए, फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स जिसको हम कहते हैं, चाहे वो स्टेट SDRF की जो वहाँ पे टुकड़ियाँ थी, चाहे CISF, बिकॉज एयरपोर्ट के पास में हादसा हुआ था, CISF वाले वहाँ पे गए। सुनने में आया सिर्फ 7 मिनट के अंदर फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स जो है वहाँ पे पहुँच चुके थे। पुलिस की टुकड़ियाँ हैं, और स्पेशली वो लोग जो सिविलियंस हैं जो उस एरिया में थे, एकदम से इतनी ज़्यादा आग के ऊपर काबू पाना।
आप सोचिए अगर ये आग और बढ़ जाती और इतना डेंसली पॉपुलेटेड रिहायशी एरिया जो वहाँ पे था, तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो धीरे धीरे स्टोरीज आ रही हैं ब्रेवरी की, कि किस तरह से जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, चाहे वो फायर ब्रिगेड के लोग हों, चाहे वो सीआईएसएफ के लोग हों, एसडीआरएफ के लोग हों, या और लोकल पॉपुलेशन हो, आज के दिन वो सब के सब हीरोज हैं, जिन्होंने जल्दी से जल्दी इस आग को काबू में लाया, जानें बचाई, जो घायल हैं उनको अस्पताल लेके गए, उन सबको हमारा सल्यूट। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, इवन मीडिया जो ऑन ग्राउंड इस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहा है, जनरली वो टारगेट पे रहते हैं मीडिया, लेकिन एक बात पक्की है कि इस तरह के इंस्टेंसेस जब होते हैं, जब बहुत बड़ी मात्रा में जो है डेड बॉडीज आपके आसपास रहती हैं, जली हुई डेड बॉडीज आपके आसपास रहती हैं, तो ग्राउंड के ऊपर इवन रिपोर्टिंग करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, चाहे वो वॉर रिपोर्टिंग हो या इस तरह के इंस्टेंसेस हों। सो आज जो भी ग्राउंड से इस खबरों को हम तक पहुंचा रहे हैं, जो वहाँ पे सहायता कर रहे हैं, जितने भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, सबको हमारा सल्यूट। एंड आई एम श्योर इंडिया ने एक बार फिर दिखाया है कि जब ऐसी त्रासदी आती है तो सब मिलजुट के, आम जनता मिलकर जो है वो एक दूसरे की सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं। तो वंस अगेन प्रेयर्स अगेन विद दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, एंड भगवान उनको शक्ति दे कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपना संयम बना के रखें। और हमारी तरफ से एक बार फिर संवेदनाएं। जय हिंद।